स्वागत है आप सभी का निम्बस रनिंग के इस प्लेटफॉर्म पर। हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ अगेन स्टेट स्ट्रक्चर, जिसका चैप्टर नंबर हम 4 डिस्कस कर रहे थे, कंप्रेशन मेंबर का। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी, तो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग देवकरण। कल हम कुछ पॉइंट कर रहे थे ऑब्जेक्टिव पर्पस से, अगर आप सभी को याद हो तो। ऑब्जेक्टिव पर्पस से हम सभी याद कर रहे थे ये चीजें, ठीक है। पहला पॉइंट डिस्कस कर चुके थे, सेकंड कर चुके थे, थर्ड पॉइंट आज डिस्कस करना है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आज ये सभी जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए करें, स्टार्ट करें अब। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट डिस्कस करें। चलिए, थर्ड पॉइंट आपके पास क्या कहता है? सिंगल लेसिंग on opposite side, single lacing on opposite side of main member, opposite side of main member, opposite side of main member should be in ठीक है, should be in same direction, should be in same direction so that become mirror image of mirror image of ओके। क्या कहना चाह रहा है आज ढंग से देखना बेटा। रिवीजन इसलिए नहीं हो पाता मनीष, सिंपल सा बता देता हूं, रिवीजन इसलिए नहीं हो पा रहा। पहली हमारी क्लास है 2 घंटे की। दूसरी आपके पास बात यह है कि यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि हम पढ़ते हैं तो एक चीज समझाने के बाद फिर उसको बताना पड़ता है, फिर तीसरी बार भी बताना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा आपका रिवीजन हो ही जाता है, क्योंकि मुझे एक चीज को 2 बार या 3 बार तो बताना ही पड़ता है। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि हाँ, आपका रिवीजन हो जाता है, क्योंकि आप एक चीज को समझते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको चीज समझ में आ जाती है, तो 1-2 बार तो रिवीजन हो ही जाता है। मैंने क्या कहना चाहता कि अगर सिंगल लेसिंग है आपके पास, कहीं पर अपोजिट साइड है मेन मेंबर के और वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब अगर आपके पास ये हो गए मेन मेंबर, अगर आप इसी डायरेक्शन के अंदर दूसरा भी बना देंगे और अगर आप यहां पर मिरर इमेज रख देते हैं, अगर यहां पर मिरर रख देते हैं तो इसका जो इमेज होगा वो बेटा आपके पास ऐसा बनेगा। वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो सिंगल लेसिंग लगती है अपोजिट साइड पर, अगर एक ही डायरेक्शन में लगती है तो वो एक दूसरे का क्या बनाएगा? वो बेटा मिरर इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? मिरर इमेज बनाएगा। ये लाइन डायरेक्टली आपके पास आती है, सिंगल लाइन ऑन अपोजिट साइड ऑफ मेन मेंबर शुड बी इन सेम डायरेक्शन सो दैट बिकम द इमेज ऑफ अदर। क्लियर? चौथा जो आपके पास पॉइंट है यहाँ पर, चौथा जो आपके पास पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है? एट द टॉप and bottom, at the top and bottom of the column
of the column. Tie plates are provided. Tie plates are provided to avoid the distortion of the column. Distortion of the column. क्या कहना चाह रहा है? देखिए, होता क्या है कि ये आपके पास एक मेंबर है, ये आपके पास है दूसरा मेंबर। जब आप इसको सामने से देखते हैं, कहना चाह रहा है कि जब आप यहाँ पे लेसिंग अरेंजमेंट लगाते हैं ना, तो आपके लिए जरूरी है कि आप यहाँ जो टॉप सरफेस है और जो आपके पास यहाँ बॉटम सरफेस है, तो आप यहाँ पर ये टाई मेंबर यूज करो। अब तुम कहोगे सर ये तो बैटन है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। इन्हीं बैटन को जब टॉप और बॉटम पे लगाया जाता है तो ये कहलाते हैं टाई मेंबर। ये कहना क्या चाह रहा है कि आपके पास यहाँ पर जो आपके पास लोड होता है, वो ऊपर से लोड आपके पास कितना परसेंट आएगा? 100%। तो कह रहा है कि जब लोड 100% आता है ना टॉप पर, उसके बाद ही ट्रांसफर होता है इन मेंबर पे। तो कह रहा है जो 100% लोड आ रहा है ना, तो वहां पर आप इस लेसिंग को प्रोवाइड मत करो, वो बकलिंग के कारण से फेल हो जाएगी। और बकले आपके पास अगर लेसिंग फेल हो गया ना, तो ये दो मेंबर भी आपके पास क्या होंगे? अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट होंगे और वहां को मेंबर को क्या कर देंगे? फेल कर देंगे। तो कह रहे हैं कि टॉप और बॉटम पे जहां पे लोड का इंटेंसिटी 100% होगा, वहां पे आपको यूज करना है टाई प्लेट। ये बैटन ही है, बट इसको क्या बोलते हैं? इसको टाई प्लेट बोलते हैं। क्लियर हुआ? टॉप और बॉटम पे क्या लगाना है? टाई प्लेट लगाने हैं, क्योंकि मेंबर को फेल होने से क्या करना है? बचाना है। क्लियर? ये दोनों पॉइंट बनाओ, तीसरा और चौथा दोनों बनाओ एक बार। ठीक है, डन हो गया। चले आगे बेटा। हाँ तो बोल दो बेटा, हाँ तो बोल दो तुम। अब बात करते हैं बैटन की। बैटन के अंदर सबसे पहले बताओ, स्टेप के अंदर थीटा कितना होगा? बताओ, एंगल कितना होगा बैटन के अंदर? देखते हैं। ये तुम्हारे पास एक मेंबर, ये तुम्हारे पास दूसरा मेंबर, और तुमने यहां पर इसके सीजी ऑफ एक्सिस से बना दिए किसको? बना दिया तुमने किसको? बैटन को। बना दिया तुमने किसको? तुमने बना दिया बैटन को। तुमने बना दिया किसको? बैटन को। ठीक है, तो बताओ ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो याद रखना, यहां पे डिजाइनिंग के अंदर कितना होगा? 90 होगा। क्लियर?
क्लियर क्या? दूसरा बात करते हैं, यहां पर दूसरे स्टेप की बात करते हैं। ये क्या कहना चाहता है, बैटन का पर्पस क्या है? पहले करते हैं कि आपके पास पर्पस क्या है। यहां पर मैंने अगर इसकी पर्पस की बात करें तो इनका पर्पस भी आपके पास क्या होता है? इट इज प्रोवाइडेड टू होल्ड दिस सेक्शन at their position। मतलब इनका काम भी आपके पास क्या होता है कि इनको भी अपनी जगह पर, मतलब इन मैन मेंबर को अपनी जगह पे रोकने के लिए यहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? बैटन का यूज करते हैं। ओके, बट याद रखना बैटन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू लेसिंग के। बैटन आपके पास लेसिंग के कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, बट जनरली दोनों का पर्पस यहां पे सेम ही मान के चलते हैं हम, होल्ड दिस सेक्शन एट देयर पोजीशन। क्लियर क्या? पर्पस क्लियर हुआ क्या? लेसिंग का पर्पस भी सेम है, इसका भी सेम है, बट ये थोड़े स्ट्रॉन्ग रहता है। क्लियर है यहां पर? हाँ तो बोल दो बेटा, हाँ तो बोल दो। बिल्कुल सही, बट यहां पर बैटन ही बोलेंगे भाई, यहां तो लग ही रहे हैं बेटा, यहां पर तो ये लग ही रहे हैं, तो यहां पर तो इनको यहां पर तो इनको यही बोलेंगे। टाई होते हैं टॉप और बॉटम वाले, बट यहां तो बैटन है ना, तो ये बैटन हो जाएंगे। मतलब जो पहला और लास्ट लग रहा है, मतलब मान के चलो कैसे बनाए, ऐसे बना देते हैं। इन दोनों को जो लास्ट में है उनको बोल देते हैं आपके पास एंड बैटन, उन्हें बोल देते हैं आपके पास एंड बैटन। जैसे आप कह रहे हैं ना टाई, उसे हमने क्या बोल दिया? एंड बैटन। और जो बेटा बीच में है ना, जो बीच में होते हैं उन्हें बोलते हैं इंटरमीडिएट बैटन। क्लियर बेटा सुदीप? क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बैटन। क्लियर हुआ क्या? हाँ, टाई बोलेंगे जब लेसिंग होगी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। यहां पर भी आप ये टाई है, बट यहां पर इनको क्या बोल दिया? एंड बैटन बोल दिया। चीजें सेम है, बट बात नाम चेंज कर देते हैं लोग, ठीक है। चलो और बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर आके, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या होता है कि यहां पे एल इफेक्टिव को बढ़ा देते हैं, कितना परसेंट? 10%, इंक्रीज बाय 10% ड्यू टू कंसिडरेशन ऑफ shear डिफॉर्मेशन के कंसिडरेशन के कारण से हम यहाँ पे लेंथ को 10% बढ़ा देते हैं। मतलब बेटा आपके पास जो L होता है वो आपके पास क्या होता है? L इफेक्टिव, मतलब लैम्डा रहता है, वो आपके पास क्या होता है? L इफेक्टिव अपॉन में R XX। लेसिंग के केस में कितना बढ़ाया था? जल्दी बताओ, लेसिंग के केस में कितना बढ़ाया था? 5%, ठीक है। और यहां पे हमने कितना बढ़ाया है? 10%, ठीक है। याद रखना, गलती नहीं करना। यहां पे 10% बढ़ाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसको बोल देते हैं उसके बाद में लैम्डा इफेक्टिव। उसके बाद में इसको क्या बोल देते हैं? लैम्डा इफेक्टिव। क्लियर? shear डिफॉर्मेशन, ठीक है सुदीप बेटा। ठीक है, चौथा बात करते हैं, ओवरलैप ऑफ बैटन विद मेन मेंबर in valid connection should be more than 4t, ठीक है। कितना होता है? 4t। क्या कहना चाह रहा है? देखो क्या कहना चाह रहा है,
बेटा जो वेल्डिंग आपके पास ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं ना, ये आपके पास कितने होना चाहिए, 4T से तो ज्यादा ही होना चाहिए। जब आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। जब आप वेल्डिंग करते हैं तो ये आपके पास क्या होता है, 4T से ज्यादा होना चाहिए। सर पॉइंट थोड़ा मोटा बनाए करो, दिखता नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर। क्या ये रहा, ठीक है, चलो क्लियर। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ओवरलैपिंग जब होगा मेन मेंबर का बैटन के साथ में, तो वो 4T से क्या होना चाहिए, ज्यादा। ठीक है, तो मतलब जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये 4T से हमेशा क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्या होगा, ज्यादा ही होगा। बनाओ इस पॉइंट को। अब क्लियर है। अब मैंने तो रिफ्रेश किया ही नहीं देवकरण बेटा, मैंने तो रिफ्रेश किया ही नहीं अभी भी। चलो चले आगे चले। अब चले, लेंथ ऑफ बैटन, लेंथ ऑफ बैटन, लेंथ ऑफ बैटन क्या होती है, ये देख लो। ये जो लेंथ है ना, ये जो आपके पास लेंथ है, ये कहलाती है लेंथ ऑफ बैटन। कुछ मैंने बताया था क्या पहले, बताइए, कुछ बताया था क्या। L1 का वैल्यू मैंने कुछ बताया था कल। देवकरण बेटा कॉल करना मुझे। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपके पास यहां पर जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, S स्टार में 2CY। ऑप्शन में नहीं हुआ तो किसको क्लिक करोगे, S स्टार प्लस में 2G, क्योंकि CY की जगह पर वो क्या लिख देते हैं, CY लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, 2G लिख देते हैं। क्लियर है सभी। मनोज बेटा अभी रिफ्रेश कर रहा हूं, थोड़ी देर रुकिए। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं इसके थिकनेस की। फिर बात करते हैं इसके थिकनेस की। थिकनेस ऑफ बैटन, लेसिंग के लिए कितना बताया था, बताओ। थिकनेस ऑफ बैटन मेंबर आपके पास कितने से कम नहीं होना चाहिए, वहां पे कितना बताया था मैंने सिंगल लेसिंग के लिए। बोल्ट के लिए तो बेटा निकालना पड़ता है वहां पर कितना, L/40, और डबल के लिए, डबल लेसिंग सिस्टम के लिए 60। तो इसका आपके पास हो जाता है L/50। कितना हो जाता है, L/50। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सिंगल लेसिंग के लिए 40, डबल लेसिंग के लिए 60, और आपके पास बैटन के लिए 50। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके पास डेप्थ की। ये क्या है आपके पास, डेप्थ ऑफ बैटन। अब बात आती है कि सर ये डेप्थ ऑफ बैटन आपके पास क्या हो गए भाई, थिकनेस समझ में आती है, लेंथ समझ में आती है, कि आपके पास ये क्या रहता है, डेप्थ आपके पास क्या रहती है। ठीक है, तो बेटा डेप्थ आपके पास देखो, जो ये चीज आपके पास है ना, ये आपके पास है, इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ बैटन। इसे क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ बैटन बोलते हैं इस चीज को। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। डेप्थ ऑफ बैटन आपके पास क्या रहता है, तो इसी चीज को मैं निकाल रहा हूं। अब बताओ कि जो डेप्थ ऑफ बैटन है, क्या सभी बैटन बराबर होंगे, क्या जो डेप्थ है सभी बैटन की बराबर होगी,
नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि बेटा जो ऊपर और लास्ट वाला है, मतलब जो टॉप और लास्ट वाला है, वहां पे तो लोड कितना आएगा 100%। बाकी जितने भी बीच में होंगे उसमें पहला और लास्ट के कंपेयर में कुछ कम आएगा। इसी कारण से जो आपके पास डेप्थ होती है ना, वो एंड बैटन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट के। तो उन्होंने फॉर्मूला भी ऐसे दे रखा है आपके पास कोडल के अंदर, ठीक है। कैसे दे रखा है बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं डेप्थ ऑफ एंड की, अगर मैं बात करता हूं डेप्थ ऑफ एंड बैटन की, तो आपके पास कितने से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम ले रखा है। मैक्सिमम किस किस का, एक तो आपके पास 2B, ओके, और इस L1 का। अगर आपके पास ये डेप्थ कैसे है एंड बैटन, ठीक है बेटा। EB का मतलब समझ जाना क्या है यहाँ पर, EB का मतलब है आपके पास एंड बैटन, ठीक है। और आपके पास जब बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन, इंटरमीडिएट बैटन, तो वो आपके पास मैक्सिमम लिया जाता है किसका, यहाँ पे 2B है, यहाँ पर भी आपके पास 2B है, पर यहाँ पे L है तो यहाँ पे होता है 3/4 L1। बात क्या कहते हैं कि सर L1 तो समझ में आपके पास आ गया, बट ये जो B है वो आपके पास क्या है। बेटा जब आप इन सेक्शन को टॉप से देखते हैं ना, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक आई की तरह नजर आते हैं, चैनल की तरह। ये आपके पास 2 चैनल सेक्शन बने रहते हैं यहाँ पर, और इनके यहाँ पर तुमने लगाए रखे होते हैं बैटन मेंबर को, इन जगह पर, है ना। तो आपके पास जो ये विड्थ होती है ना, ये जो आपके पास विड्थ होती है इसकी फ्लेंज की, ये जो फ्लेंज आपके पास विड्थ होती है इसे बोलते हैं B। क्लियर, जो फ्लेंज की विड्थ होती है इसे क्या बोला जाता है B, ठीक है। तो वो B वहां पे रखा जाता है। क्लियर, हाँ, BF जिसे बोलते हैं, बिल्कुल सही। जो आपके पास B है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं BF आपके पास, ठीक है। मतलब विड्थ ऑफ फ्लेंज, ये आपके पास क्या होती है, विड्थ ऑफ फ्लेंज आपके पास होती है, बिल्कुल सही, शाबाश। बहुत समझदार हो गए बेटा देवकरण, बादाम खान लग गए तुम। बना लिया क्या, यहां तक बना लिया बेटा आप लोगों ने। चलो, इसके बाद यहां पर आपके पास क्या आता है, फोर्स ट्रांसमिशन। यहां पे आपके पास क्या आता है, फोर्स ट्रांसमिशन, ठीक है। फोर्स ट्रांसमिशन आपने कितना माना था बेटा, लेसिंग में आपने कितना फोर्स माना था बताओ, फोर्स में आपने कितना जूम किया था, 2.5%, बिल्कुल सही। तो यहां पर भी आपके पास जो फोर्स है, जो हम अज्यूम करके चलते हैं, वो आपके पास कितना होता है, 2.5% ऑफ अप्लाइड लोड, 2.5% ऑफ अप्लाइड लोड, बिल्कुल सेम ही रहता है, ठीक है। यहां पर भी बात आपके पास क्या आती है कि यहां पर भी क्या बात आती है, अरे वो लेसिंग के अंदर था, लेसिंग में इस V के कारण से जनरेट हुआ था। मैंने कब कहा कि यहां पे फोर्स जनरेट हो रहा है, मैंने कहा कि यहां पे जो फोर्स आ रहा है ड्यू टू लोडिंग वो कितना आएगा, 2.5%। लेता नहीं है लोड, मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, अगेन क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए, वहां पे लिखवा चुका हूं ये बात। और क्यों लिखवाया है, क्योंकि अगर मैंने कह दिया लोड कैरी नहीं करता तो तुम किसी भी थिकनेस का प्रोवाइड कर दोगे, कितने भी विड्थ का प्रोवाइड कर दोगे, तो मेंबर लोड लगने पर ये क्या हो जाएगा, फेल। तो उससे बचने के लिए हम मान लेते हैं कि 2.5% फोर्स लगता है, ठीक है। और इसको बोलते क्या है यहां पर, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर। क्या बोलते हैं इसे बोला जाता है आपके पास ट्रांसवर्स शियर। अब एग्जाम में आपके पास क्या कहता है कि जो ट्रांसवर्स शियर है वो जनरेट क्या करता है, ये एग्जाम में डायरेक्टली आता है। ट्रांसवर्स शियर जनरेटेड फॉलोइंग
जनरेटेड longitudinal shear and bending moment इन दो चीजों को जनरेट करता है। अब ये जो shear है उसका नाम क्या बोला है? ट्रांसवर्स, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल फोर्स को क्या बोलते हैं? वीएस। ये वीएस आपके पास क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो कितना होता है इसका फॉर्मूला? लॉन्गिट्यूडनल शेयर का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? ये होता है VC अपॉन में NS। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, याद रखना। डायरेक्टली पूछता है कि आपके पास बैटन के अंदर लॉन्गिट्यूडनल शेयर क्या रहता है? VC अपॉन में NS। हाँ, अज्यूम है बेटा, ये अज्यूम, ठीक है। और जो आपके पास बेंडिंग मोमेंट होता है वो आपके पास होता है M, और उसका फॉर्मूला होता है VC अपॉन में 2N। VC अपॉन में 2N। अब आप सभी को V पता है, अब आप सभी को C नहीं पता और S नहीं पता, ठीक है। तो मैं वो दिखा देता हूं क्या होता है। देखो यहां पर ये बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है, यहां पर बता देता हूं नेक्स्ट वाले में, ठीक है। यहां पे अगेन से देखना डायग्राम को, ये आपके पास, ठीक है। वापस इस डायग्राम को देखो, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं आपके पास C। क्या बोलते हैं? C। और ये जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, जहां पे आपके पास बोल्ट लगे होते हैं, ये बोल्ट से आपके पास जो डिस्टेंस होती है आपके पास S। क्लियर? V और C आपके पास क्या रहता है? ये फॉर्मूला कहाँ है बेटा? ये बुक के अंदर है और कोड के अंदर है बेटा, ये फॉर्मूला कोड के अंदर है। हाँ, कोड से है ये फॉर्मूला। पेज नंबर 67 के आसपास देख लेना, वहां तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, IAS 800 2007, बिल्कुल सही। यहां पे आपके पास जो C है उसे बोलते हैं आपके पास स्पेसिंग ऑफ बैटन। क्या बोलते हैं? स्पेसिंग ऑफ बैटन, जैसा कि हमने लेसिंग के अंदर भी डिस्कस किया था, ठीक है। जो आपके पास N है, वहां पे जो N आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन, नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन ऑफ बैटन, प्लेन ऑफ बैटन, ठीक है। ये जनरली आपके पास कितने होते हैं? ये या तो आपके पास 2 होते हैं या आपके पास 4 होते हैं। अब इसको अच्छे से समझना। नहीं बेटा, L1 देखो आउटर से आउटर होता है, ठीक है। मैं देखो होता क्या है कि ये तुम्हारे पास आपके पास है, ये बोल्ट है, ये बोल्ट है, तो यहां बोल्ट से ये बोल्ट आपके पास S होता है, ठीक है। और ये जो आउटर से आपके पास आउटर है वो आपके पास L1 होता है, ठीक है। तो बेटा गलती मत करो, ठीक है बेटा, गलती मत करो मनीष बेटा, है ना। चलो अब देखो एक चीज ढंग से समझना, ये 2 और 4 कैसे आया, ढंग से समझना। तुम्हारे पास फोर्स आता है यहां पर V, तो यहां पर कितना जाएगा? V/2, और यहां पे कितना जाएगा? V/2। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये फोर्स कितने प्लेन में ट्रांसफर हुआ? जो ये V फोर्स आ रहा है वो कितने प्लेन में ट्रांसफर हुआ? जो V आ रहा है 2 में हुआ, 2 में हुआ। अब अच्छे से सुनना एक बात, जो चीज नहीं दिख रही उसके लिए बता रहा हूं। तुम्हें इसके पीछे भी बटन लग रहे हैं, वो तुम्हें दिख रहे होंगे क्या? तुम्हें इसके जो पीछे बटन लग रहे हैं वो तुम्हें दिख रहे हैं क्या? नहीं ना, समझे बात? नहीं। पर जो अब एक फोर्स आ रहा है और इसके पीछे भी बटन लग रहे हैं, तो अब ये फोर्स कितने प्लेन में ट्रांसफर होगा? कितने में ट्रांसफर होगा? 4 में। समझ गए क्या? हाँ, यहां पर, ठीक है ना।
तो जो आपके पास 2 लग रहे हैं और वो 2 पीछे, तो कितने हो जाएंगे 4। पर जनरली आपके पास न्यूमेरिकली जब कन्वेंशन करते हो तो 2 ही लेते हैं, 4 नहीं लेते। एग्जाम में आपके पास ये नहीं पूछता, बट आपके कन्वेंशन में आपके पास ये क्वेश्चन अगर आता है 30 नंबर का, तो वहां पर 2 लेके ही किया जाता है। अरे भाई ये आपके पास 2 में ही मानो। तो साइड में नहीं लगे होते, सामने और पीछे लगे होते हैं। क्लियर क्या? बना लिया डायग्राम? बनाओ ये फॉर्मूला बना लिया। ये डायरेक्टली आता है VC अपॉन NS और बेंडिंग के लिए VC अपॉन 2N। ये डायग्राम भी बना लिए। बेटा इस C की इस वैल्यू बताए ना आपको, आप वहां से निकालते हैं C की वैल्यू को। आपको कल लैम्डा CC बताया था क्या? जो क्या कहा था, C अपॉन में RYY होता है, जो कि ज्यादा नहीं होना चाहिए 50 से, जो कि ज्यादा नहीं होना चाहिए 0.7 लैम्डा होल। तो हमारा जो C का वैल्यू होता है, ये C का वैल्यू आपके पास एक तो आ जाएगा 50 इंटू R का YY, और एक आपके पास आ जाएगा C का वैल्यू, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 0.7 इंटू लैम्डा होल इंटू RYY। और इन दोनों में से आपके पास जो भी मिनिमम वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा? वो होगा आपके पास वैल्यू ऑफ C। ये कन्वेंशन में आता है, इसलिए आपके पास नहीं आता। सर ये लॉन्ग शेयर डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल बेटा यही है। ये जो आपके पास शेयर आ रहा है ना, ये लेंथ के साथ में जो शेयर आ रहा है यही लॉन्गिट्यूडनल शेयर है। ठीक है, जो आपके पास ये जो शेयर आ रहा है यही बोलते हैं इसे लॉन्गिट्यूडनल शेयर। बेटा 2 आपके पास लेने हैं जब न्यूमेरिकल करोगे कन्वेंशन वाला। ठीक है, जब आप कभी देखोगे ना, जैसे आप प्री क्लियर करके मेंस में जाओगे, जब बुक में क्वेश्चन करोगे तो वहां हर जगह 2 ही मिलेगा आपको। तो वहां पे वो बताता नहीं 2 कैसे आया, वहां पे वो सीधा 2 ही लिखता है आपके पास। आप सभी का 3 से 5 क्लास होता है क्या अभी भी? आप सभी का 3 से 5 क्लास अभी भी चल रहा है क्या? अच्छा 1 से 3 चलता है। तो पढ़ा करो जितना हो सके। और कल से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा 3 से 5। अगर फ्री रहो तो वहां पर आ जाना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हमारे 5 नंबर का आता है। ठीक है, 5 नंबर का आता है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे बीएमसी के अंदर आर्च को और स्टेयरकेस, रूफ ट्रस डिस्कस करेंगे, डोर डिस्कस करेंगे, विंडो डिस्कस करेंगे। यूट्यूब के ऊपर होता है बेटा 3 से 5। मनमोहन तो रहता है वहां पर, मनमोहन तो रहता है। मनमोहन बेटा तुम्हें पता है जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा तभी कंक्रीट करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं और पीछे की वीडियो देख लेना, पीछे की वीडियो देख लेना, वहां पे पूरा बीएमसी खत्म कर दिया है।
पूरा बीएमसी खत्म हो चुका है। अप्रोक्सीमेट आज मिला के 8 लेक्चर हो गए, मतलब 16 घंटे। तो उसमें पूरा बीएमसी कवर है, और उसके जब नोट्स बनाओगे ना, मैं कह रहा हूँ 12 पेज में बन जाएंगे, और वहां से तुम्हारे 17 से 18 नंबर मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आएंगे। तुम देख लेना तुम्हारे इस पेपर में जो भी तुम देने जा रहे हो, उसके अंदर बीएमसी का जितना पार्ट है ना, उसमें से 80 से 90% क्वेश्चन तुम्हारे उसी नोट्स में से रहेंगे जो हम बता रहे हैं। हाँ, 8 लेक्चर होगा, 8 के अंदर पूरी बीएमसी खत्म कर दी। उसके अंदर देखना आपके पास कितनी चीजें बता रखी हैं, उनको अगर देख के बना लिया ना आपने चीजें, वो डायरेक्ट एग्जाम में आपके पास आएंगी। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं कि जितने आपके पास क्वेश्चन है कहीं पर लगा लो, ओवरऑल इंडिया जितने भी पेपर आ रखे होंगे सब तुम्हारे शॉर्ट नोट्स में से लग जाएंगे। तुमने तो लगा लिए होंगे मनमोहन, मुझे पता है तुमने लगा लिए। अब बात करते हैं आपके पास स्लेंडरनेस रेशो की। स्लेंडरनेस रेशो ऑफ कंप्रेशन मेंबर। क्या हमने स्लेंडरनेस रेशो टेंशन के लिए भी पढ़े थे क्या हम सभी ने स्लेंडरनेस रेशो टेंशन मेंबर के लिए भी पढ़े थे क्या? तो क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे बताओ, क्या क्या थे? 180 किसके लिए था? लैम्डा 180 किसके लिए था बताओ डिस्क्रिप्शन के अंदर। फॉर डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए कितना होता है? 180। वहां पे था 250 और वहां पे था 350 और यहां होता है 250 फॉर डेड लोड, लाइव लोड प्लस विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, या फिर क्या बोल देगा? इंक्लूडिंग ऑफ विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड, या फिर यहां पे क्या बोल देगा? एक्सक्लूडिंग ऑफ विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड। ठीक है। और वहां पे मैक्सिमम कितना था? मैक्सिमम 400। यहां पे मैक्सिमम कितना होता है? 300। और मैक्सिमम को क्या बोलते हैं? कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम, compression flange of beam against lateral torsional buckling। ठीक है। अगर पूछे डेड लोड और लाइव लोड के लिए, हाँ वहां मैक्सिमम 400 था, यहाँ 300 होता है। पर 300 की जो स्टेटमेंट है वो कैसे लिखता है, कैसे कहता है कि देखो ये आपके पास कोई आई सेक्शन हो गया, ये आई सेक्शन हो गया, ये जो फ्लेंज है उसे बोलते हैं कंप्रेशन फ्लेंज, ये जो फ्लेंज है उसे बोलते हैं टेंशन फ्लेंज। तो कंप्रेशन फ्लेंज का बीम के अंदर, कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ बीम अगेंस्ट लेटरल बकलिंग, जो आपके पास यहां से अगर कोई बकलिंग होती है, इसके अंदर अगर बकलिंग होती है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कितना लिया जाएगा? 300। कितना लिया जाएगा? 300 लिया जाएगा। क्लियर क्या? क्लियर बेटा? हाँ तो बोल दो बेटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चले आगे चले। अब बकलिंग को ही बोलते हैं बेटा लैटरल बकलिंग। जो फोर्स आ रहा होगा वो कुछ लैटरल वे में आ रहा होगा। अच्छा लास्ट वाला देखो, ये तुम्हारे पास कोई कॉलम हो गया, ये तुम्हारे पास कोई कॉलम है, कॉलम यहां से सपोर्ट है किसी बीम से, कॉलम यहां से सपोर्ट है किसी बीम से, कॉलम यहां से सपोर्ट है किसी बीम से। अब आपके पास क्या हुआ
कि जो एक कॉलम है वो यहां से तो सपोर्ट है बट यहां से सपोर्टेड नहीं है। तो अब आपके पास क्या होगा कि जब भी लोड लग रहा होगा ना तो ये यहां से ऐसे बकलिंग कर जाएगा, ऐसे, ठीक है। जहां से सपोर्टेड नहीं होगा तो वहां से बकल कर जाएगा। तो ये सपोर्टेड नहीं है कहां से, लेटरल डायरेक्शन से, और इसे ही बोलते हैं लेटरल बकलिंग, ठीक है। लेंथ के साथ वाला होता है लॉन्गिट्यूडनल और लेंथ के जो अपोजिट होती है उसे क्या बोलते हैं, लेटरल। तो जब बीम साइड से सपोर्टेड नहीं होती तो उसे बोलते हैं लेटरल बकलिंग। क्लियर क्या? हाँ तो बोल दो। लास्ट पॉइंट हमारे इस चैप्टर का, फिर इसका सेकंड पार्ट की बात करेंगे, स्प्लाइस प्लेट। ये है आपके पास बैटन के लिए कुछ पॉइंट। ऑब्जेक्टिव पर्पस। क्वेश्चन को ढंग से करना क्या था, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से करना आपके पास क्या था, क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बैटन, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बैटन। तो बेटा मिनिमम जो इंटरमीडिएट बैटन है वो कितने होते हैं, 2। एग्जाम में आपके पास पता है क्या पूछा, एग्जाम में क्या पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ एंड बैटन। आंसर बताओ कितना होगा, बताओ क्या होगा। कोई बात नहीं बेटा मोनिका, हम आपके पास दोबारा बताएंगे बीम के अंदर, अभी बीम इसके बाद ही बात डिस्कस करने वाले हैं। मिनिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बैटन 2 है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एंड बैटन बताओ कितने हो गए, सॉरी एंड नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ बैटन पूछा, मिनिमम नंबर ऑफ बैटन पूछा, बताओ कितना आंसर होगा। मिनिमम नंबर ऑफ बैटन कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर भाई। ऊपर और नीचे ये 2 तो फिक्स ही है, याद है टाई मेंबर, टाई प्लेट बताई थी, टॉप और बॉटम पे तो टाई प्लेट फिक्स ही है, और उन्हीं टाई प्लेट को यहां पर क्या कहते हैं, एंड बैटन। और बीच में 2 हो गए तो मिनिमम कितने हो गए, मिनिमम 4 हो गए। अरे तो भाई एक साइड के ही पूछ रहे हैं, पीछे क्यों लगा रहे हो, तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम के बाद मिनिमम इतने तो लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद तुम मैक्सिमम का तो तुम कितने लगा दो, या तुम 2 साइड लगाओ, 3 साइड लगाओ, या 4 लगाओ। भाई जो तुम्हारे मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरमीडिएट बैटन 2 और मिनिमम नंबर ऑफ बैटन कितने हो जाएंगे आपके पास, 4। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्थ ऑफ एंड बैटन, डेप्थ ऑफ एंड बैटन is more than depth of intermediate batten, depth of intermediate batten। क्लियर है ये लाइन, ये लाइन क्लियर है, मैंने आपको फॉर्मूले में बताई थी। हाँ बिल्कुल सही, जितना ज्यादा बढ़ाओगे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा।
ठीक है, चलो नेक्स्ट। और जो V था, जिसे हमने क्या बोला था, ट्रांसवर्स शियर, जिसे हमने क्या बोला था, ट्रांसवर्स शियर, ये आपके पास क्या है, इज assume force, is assume force for calculation of ठीक है, for get cross section of batten and lacing, ओके। लेसिंग और बैटन के क्रॉस सेक्शन को निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अरे एस्टिमेट तो बनाएंगे ना यार लगातार। अरे तो तुम क्यों सोच रहे हो, अभी तुम क्यों सोच रहे हो कि मुझे इकोनॉमिकल बनाना है, ये बताओ। यहाँ पे एस्टिमेटिंग की क्लास चल रही है? नहीं। स्टील की चल रही है? हाँ। तुमने पूछा कि अगर प्लेट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। बात खत्म हो जानी चाहिए। यहाँ पे ये नहीं होता कि सर कॉस्ट बढ़ेगी, कम होगी, कम कैसे करूं बताओ तो मुझे अभी पैसे बचाने, ये बात नहीं करते। यहाँ सिर्फ स्टील चल रहा है तो स्टील की बात चलने दो, पैसे की बात मत करो, ठीक है। चलो, अरे बेटा मैं सबको कहता हूँ, तुम्हें नहीं कहता, तुम दिल पे मत लिया करो, ठीक है। चलो चलिए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। जो आपके पास क्या है, सेकंड पार्ट जो इसका है उसे आपके पास बोला जाता है, बना लिया क्या बेटा ये? जो इसका पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। पार्ट इसका है आपके पास स्प्लाइस प्लेट, स्प्लाइस प्लेट। बात करते हैं कि सर ये होता क्या है, तो पहले बात आपके पास क्या आती है, व्हाट इज स्प्लाइस प्लेट। बेटा जनरली आपके पास क्या होता है, प्लास्टिक एनालिसिस करवाएंगे बाद में, प्लास्टिक एनालिसिस करवाएंगे बाद में, ठीक है। तो पहले स्प्लाइस प्लेट सुनिए क्या क्या रहती है इन चीज में। दो बातें होती है, उसके अलावा बात होती नहीं। गेट देख लेना, ईएस देख लेना या ये देख लेना, सिर्फ गेट, इसमें स्प्लाइस प्लेट में दो ही बातें होती हैं, क्या होती है और कितनी होती है, बस खत्म। तो सुन लो पहले, छोटा सा ही है आपके पास। होता क्या है कि मेंबर की जो लेंथ होती है ना वो फिक्स होती है। हाँ, कंप्रेशन मेंबर नहीं है ये, सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। सेकंड पार्ट है ये, पार्ट सेकंड के अंदर, ठीक है। सुनिए एक बार, सिर्फ पार्ट सेकंड करके लिख देना स्प्लाइस प्लेट, ये कंप्रेशन का पार्ट नहीं है, अलग से बता रहा हूं, ठीक है। तो मेंबर की जो लेंथ होती है ना वो आपके पास फिक्स होती है, पर जो आपके पास अगर स्टील स्ट्रक्चर देखोगे या स्टील कोई मेंबर देखोगे तो वो आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े रहते हैं। तो वो कैसे कैसे बन पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जो जनरली देखा होगा, आप सभी ने टावर देखे हैं क्या, आप सभी ने मोबाइल टावर देखे, है ना। तो आपके पास क्या रहता है कि ये आपके पास टावर है, ये आपके पास टावर है, जहां पर कुछ अरेंजमेंट आपने पास ऐसे कर रखा है, जहां पर कुछ अरेंजमेंट ऐसे कर रखा है, ठीक है। अगर आप उसको देखोगे ना पास जाके तो आपको पता क्या चलेगा कि यहाँ पे जो लेंथ है ना मेंबर की वो सिर्फ इतनी ही होती है। जो दूसरा जो मेंबर इसके ऊपर जा रहा है ना, तो वहां पर एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर लग रहा है और एक प्लेट लगाई जा रही है। इन दो मेंबर के आपके पास बीच में एक प्लेट लगाई जा रही है और उस पर बोल्ट लगे होंगे इस तरीके से, देखना। हाँ, प्लेट लगी होती है और उस प्लेट से क्या करते हैं, एक प्लेट बीच में लगाते हैं और एक मेंबर ऊपर और एक मेंबर नीचे, और बोल्ट की हेल्प से उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी रेल की पटरियां देखी आप लोगों ने, कभी रेल की पटरियों पे गए हो क्या? हाँ बिल्कुल सही। तो वहां पे क्या होता है, एक रेल की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है 12 मीटर। जो एक रेल होती है उसकी फिक्स लेंथ होती है 12 मीटर। तो 12 मीटर पर आप तो लंबी देखते हैं, तो 12 मीटर और दूसरी 12 मीटर के साइड में फिक्स प्लेट लगा देते हैं
और बोल्ट से कस देते हैं उनको, ठीक है। तो वो भी फिश प्लेट है, बट वो कैसे यूज करा जा रहा है, एज ए स्प्लाइस प्लेट की तरह। तो बेटा स्प्लाइस प्लेट का यहां पर आपके पास क्या काम हुआ कि आपके पास स्टील स्ट्रक्चर के अंदर किसी मेंबर की लेंथ को बढ़ाने के लिए जिस प्लेट का यूज करते हैं उसे बोला जाता है स्प्लाइस प्लेट। क्लियर हुआ क्या? पहले बताओ, क्लियर हुआ? तो मैं आपके पास यहां पे इंट्रोडक्शन के लिए बताता हूं अब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्प्लाइस प्लेट? इट इज यूज टू increase the it is used to increase the length of member increase the length of member in the steel structure अब आपके पास क्या है, क्या ये लोड लेती है? लोड बिल्कुल नहीं लेती। अरे भाई गसट प्लेट अलग होती है, वो लोड लेती है, ये लोड नहीं लेती। जो आपके पास बेस प्लेट है ना, हाँ गसट प्लेट नहीं है, ये गसट प्लेट अलग होती है, ठीक है। तो बात यहां पे क्या हो रही थी कि यहां पे बात सुनिए, पहले बात ये कि यहां पर ये सिर्फ क्या करती है, लेंथ को बढ़ाती है। तो हुआ क्या, ये कम थिकनेस की, ये लोड नहीं लेती है, ट्रांसफर करती है। ये लोड लेती नहीं है, ट्रांसफर करती है बेटा। अब सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आपके पास यहां पे लोड आता है ना, तो उस लोड पर ये फेल हो जाती थी। क्यों? क्योंकि यहां पे इनको पता था कि ये सिर्फ मेंबर के लेंथ को बढ़ाती है। तो उन्होंने क्या करने लग गए, कम थिकनेस की कम विड्थ की प्रोवाइड करने लग गए। कम थिकनेस की और कम विड्थ की प्रोवाइड करने लग गए। तो लोड आया, स्प्लाइस प्लेट फेल हुई। स्प्लाइस प्लेट फेल हुई तो जो अरेंजमेंट था वो फेल हो गया। तो मैं स्ट्रक्चर क्या हो गया, कोलैप्स। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये मान लिया कि जो भी लोड आपके पास यहां पर आता है ना, उसका 50% स्प्लाइस प्लेट लोड कैरी करता है, ट्रांसफर नहीं करता। अब ये कहने लग गए कि लोड जो आपके पास आता है यहाँ पे 50% लोड कौन लेता है, स्प्लाइस प्लेट लेता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो किसके लिए डिजाइन करोगे, 50% के लिए डिजाइन करोगे। समझ गए क्या बात को, कि क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए हमने यहाँ पे कितना मान लिया, आपके पास 50% मान लिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, टू गेट cross sectional area of splice plate, cross section area of splice plate, assume that 50% of the applied load, 50% of the applied load transfer through direct bearing action, and remaining 50% transfer through and remaining 50% transfer through splice plate। ओके, बनाओ इसको। नहीं, गसट प्लेट का पर्पस होता है लोड ट्रांसफर करने के लिए, इसका पर्पस होता है मेंबर की लेंथ को बढ़ाने के लिए। गसट प्लेट का काम होता है कि मेंबर को जगह देता है कि कहां पर इसको फिक्स किया जाए, जबकि ये मेंबर के साथ लगती है।
बना लिया? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा ये लोड को कैरी कर लेती है 50%। ये लोड को कैरी करती है, बट ये बीच में लगती है कहीं पर, तो ये अपने से नीचे वाले को आपके पास ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट, स्प्लाइस प्लेट and its connection in tension member should be designed for, बताओ। मैं चाहता हूं इसका आंसर तुम दो। अगर तुमने क्वेश्चन लगा रखे होंगे तो मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर तुम दे दोगे। मैं मानता हूं कि अगर तुमने क्वेश्चन लगा रखे होंगे तो तुम इसका आंसर दे दोगे। बताओ क्या आएगा? टेंशन मेंबर के लिए डिजाइन दो तरीके से करते हैं, एक ग्रोस के लिए और एक नेट के लिए। तो बताओ ग्रोस आएगा या वहां पे नेट आएगा? क्या आएगा वहां पर? नेट आएगा। और वहां पे अगर टेंशन मेंबर की जगह अगर कंप्रेशन आ जाता तो वहां पे क्या करते हैं? अगर टेंशन मेंबर की जगह कंप्रेशन आता तो वहां पे क्या करते हैं? ग्रोस। समझे क्या? याद रखना, लिख लो अगर कहीं पे तुम्हें पता ना हो तो नोट के अंदर लिख लेना। इन इफेक्टिव एरिया इन कंप्रेशन इज ग्रोस एरिया। इसी कारण से जो स्ट्रेंथ होती है ग्रोस वाली वो ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट होती है कंप्रेशन के अंदर, और जबकि इफेक्टिव एरिया टेंशन मेंबर के अंदर कौन सा एरिया होता है? नेट एरिया होता है। इसी कारण से जो स्ट्रेंथ होती है टेंशन मेंबर की वो भी आपके पास इफेक्टिवली कौन सी रहती है? नेट वाली होती है। क्लियर? क्या क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को। बताइए हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग।
नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, स्प्लाइस इन कॉलम provided at the 1/4 height, provided at the 1/4 of height of member। तो जनरली जो आपके पास स्प्लाइस की जाती है, जो आपके पास कॉलम के अंदर स्प्लाइसिंग की जाती है, मतलब ये कोम्बर की लेंथ है, तो आपके पास यहां पर कहां पे जोड़ेंगे, इसके 1/4 पर आपके पास स्प्लाइसिंग की जाएगी। यहां पर जो स्प्लाइस प्लेट आपके पास लगाएंगे वो कहां पर लगेंगे, हाइट के 1/4 पर, मतलब यहां पर आपके पास 1/4 से यहां से आपके पास स्प्लाइसिंग कर दी जाएगी इस तरीके से। क्लियर? हाँ तो बोल दो बेटा, हाँ तो बोल दो। अब आपके पास क्या रहता है, टाइप ऑफ स्प्लाइस प्लेट। बात करते हैं किसकी, टाइप ऑफ स्प्लाइस प्लेट की। टाइप ऑफ स्प्लाइस प्लेट, ये दो टाइप की होती है। एक वो आपके पास होती है वेब स्प्लाइस प्लेट, एक होती है वेब स्प्लाइस प्लेट, और एक आपके पास होती है फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट। फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट, ठीक है। नहीं बेटा, 1/4 पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्प्लाइस प्लेट होती है, एक वेब होती है और एक फ्लेंज आपके पास होती है। अब वेब स्प्लाइस प्लेट आपके पास क्या होती है, ये वहां प्रोवाइड करेंगे जहां पर ये प्रोवाइड कर, वहां पर करेंगे प्रोवाइडेड एट द लोकेशन, प्रोवाइडेड एट द लोकेशन वेयर shear फोर्स इज मैक्सिमम। याद रखना, ये वहां प्रोवाइड करेंगे जहां पे आपके पास shear फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो आप सभी ने पढ़ा होगा सोम के अंदर कि shear वर्क के अंदर वेब वाला पोर्शन क्रिटिकल होता है। अगर आप सभी ने पढ़ा हो तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा? आई सेक्शन का जो वेब वाला पोर्शन है वो क्रिटिकल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे shear फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो उससे फेलियर से बचने के लिए वहां पे क्या प्रोवाइड करोगे, वेब स्प्लाइस प्लेट। क्या प्रोवाइड करोगे? हाँ बिल्कुल सही, पैराबोलिक। पर स्टील में कैसे मानोगे, shear फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्टील स्ट्रक्चर के अंदर shear कैसा है बताओ? यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही। फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट आपके पास कहां प्रोवाइड करते हैं, फ्लेंज साइड पर मैक्सिमम क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही। कहां पर, विड्थ आपके पास टॉप पर। ठीक है, तो फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट कहां प्रोवाइड करेंगे, इट इज प्रोवाइडेड where bending moment is maximum। और आप सभी ने देखा होगा, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पर होता है, टॉप और बॉटम पे होता है। कहां पर होता है, टॉप और बॉटम पर होता है। देखा था, नहीं देखा? आपके पास बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाया होगा, लीनियर, टॉप एंड बॉटम पे, टॉप पे कंप्रेशन, बॉटम पे टेंशन। याद आ रहा है? गुड इवनिंग बेटा सरफराज, गुड इवनिंग। देखा नहीं था बेटा, तुम ना रिवाइज नहीं करते, पता है। चलो दिखाता हूं तुम्हें दोबारा। ये तुम्हारे पास बीम हो गई,
इसके ऊपर लोड क्या है, यूडीएल। बीम डिफ्लेक्ट होती है ऐसे, और ये डिफ्लेक्टेड शेप किसके डायग्राम को बताती है, डिफ्लेक्टेड शेप किसके डायग्राम को बताती है, बताओ, बेंडिंग मोमेंट। अब हो गया ना समझदार। अब कोई पूछे कि बेंडिंग मोमेंट क्यों बनाया जाता है, तो तुम बता सकते हो कि मेंबर का डिफ्लेक्टेड शेप जानने के लिए क्या बनाते हैं, बेंडिंग डायग्राम बनाते हैं। समझे क्या? चलो बताओ, शियर फोर्स मैक्सिमम कहां पर होगा, ऊपर वाले बीम के अंदर शियर फोर्स मैक्सिमम कहां पर होगा, एंड पर। तो हमारे पास यहां पे एंड पर, इस जगह पर हमारे पास यहां पे एंड पर तुम क्या लगा दोगे, एंड पर क्या लगा देंगे, एंड पर लगा दोगे वेब स्प्लाइस प्लेट। ठीक है, वेब स्प्लाइस प्लेट। और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पर होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहां पर होगा, सेंटर पे। तो तुम सेंटर पे क्या लगा दोगे, फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट। क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा, बताओ। बनाओ इसको बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। तो याद रखना कि जो आपके पास वेब स्प्लाइस प्लेट है वो कहां प्रोवाइड करेंगे, जहां पे शियर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो फ्लेंज स्प्लाइस प्लेट कहां प्रोवाइड करते हैं, जहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये रहा आपके पास डायग्राम। पूरा ठीक है, चलो अब क्लोज की बात करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कोडल क्लोज। ये क्या कहते हैं, ये आप क्या कहते हैं, ये कहते हैं मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट इज 6 mm, इज 6 mm। ठीक है बेटा, कितनी होनी चाहिए, अरे कहां तुम इतना 20 कहां से ले आते हो। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट कितना आपके पास होना चाहिए, 6 mm। ठीक है, इन सीवियर कंडीशन, इन सीवियर कंडीशन। दूसरा, प्रोवाइड 8 mm, provide 8 mm when maintenance is not doing properly, when maintenance is not doing properly। अब आपके पास क्या रहता है, देखो। ठीक है, अब आपके पास क्या रहता है, देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, मिनिमम 6 mm की होनी चाहिए। हाँ बताएंगे बेटा, वो भी बताएंगे। कोडल क्लोज। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि मिनिमम 6 mm की होनी चाहिए। मान लो कि तुमने यहीं पर यूज कर ली, यहां पर स्प्लाइस प्लेट यूज कर लिया, और मैं इसको
साफ कर सकता हूं, इसके ऊपर पेंट कर सकता हूं, तो 6 mm मैंने यूज कर ली ऊपर, मेरा हाथ पहुंच ही नहीं पाता कभी भी, तो मैं इसका मेंटेनेंस कर पाऊंगा, कभी इसके ऊपर पेंट कर पाऊंगा जो हम सालों या 2 साल के अंदर पेंट करते हैं, नहीं ना। तो वो आपके पास क्या हो गई 8 mm की। मतलब ऐसी जगह जहां तुम मेंटेनेंस नहीं कर सकते वहां पे कितना लोगे 8 mm, और जहां पे तुम मेंटेनेंस कर सकते हो तो वहां पर कितना लोगे 6 mm। कितना लोगे 6 mm। ठीक है। अरे मैंने क्या लिखा है बेटा, मैंने लिखा है कि जहां तुम मेंटेनेंस नहीं कर सकते, तुमने यूज करा है वो ताजमहल की चोटी पे कर लिया, ठीक है। अब तुम डेली वहां पे सीढ़ियां लगा के चढ़ोगे तो तुम बहुत समझदार हो, सिर्फ 2 mm बढ़ाने से ज्यादा अच्छा है तुम सीढ़ियां ना लगाओ, ठीक है। फिर बात करते हैं फिर बात करते हैं आपके पास सीवियर कंडीशन की, ठीक है, कि सीवियर कंडीशन की क्या रहती है। सीवियर कंडीशन का मतलब क्या रहता है, ऐसी जगह जहां पर पानी का फ्लो रहता है, जहां पर पानी का फ्लो रहता है, क्लियर। जहां पानी का फ्लो रहता है उस कंडीशन को बोलते हैं सीवियर कंडीशन, मतलब खराब, तुच्छ किस्म की कंडीशन, ठीक है। हाँ, वर्स्ट कंडीशन कह सकते हैं। इससे भी वर्स्ट होती है आपके पास एक्सट्रीम कंडीशन होती है। जब आप पढ़ोगे ना आरसीसी तब वहां पे पढ़ाएंगे, क्या रहोगे कि आपके पास माइल्ड कंडीशन क्या होती है, मॉडरेट क्या होती है, सीवियर क्या होती है, वेरी सीवियर क्या होती है, एक्सट्रीम कंडीशन, ये सब पढ़ेंगे अब वहां पर, ठीक है, आरसीसी के अंदर। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव पर्पस। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव पर्पस में पहला, इसमें हम लिखते हैं स्प्राइस पर से रिलेटेड है ये, क्या कहता है ये, बकलिंग इज नेग्लेक्टेड, बकलिंग इज नेग्लेक्टेड इन स्प्लाइस प्लेट। बताओ क्यों बेटा, बताओ इसका रीजन। मैंने लिखा है बकलिंग इज नेग्लेक्टेड इन स्प्लाइस प्लेट, बताओ रीजन इसका। बेटा सल्फर अटैक के लिए आपके पास जो बैक सीमेंट है उसे बोलते हैं आपके पास ब्लास्ट स्लैग सीमेंट। अगर ब्लास्ट स्लैग सीमेंट आपके पास नहीं मिलता तो आप यूज करते हैं सल्फेट रेस्टिंग सीमेंट, वो भी नहीं मिलता तो यूज करते हैं सुपर सल्फेटेड सीमेंट, अगर वो भी नहीं मिलता तो यूज करते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, वो भी नहीं मिलता तो तुम यूज कर लोगे बेटा, क्या यूज कर लोगे, तुम यूज करोगे उसके बाद में क्विक वाला, ऐसा रहता है। बिल्कुल सही, सरफराज का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि बकलिंग तभी होगी ना जब लेंथ ज्यादा होगी। अगर बकलिंग नहीं हो रही तो समझ जाना कि उसकी आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, कम है। तो यहां पे क्या लिखोगे, ड्यू टू स्मॉल लेंथ, ड्यू टू स्मॉल लेंथ, ड्यू टू स्मॉल लेंथ, क्लियर। तो भाई बात आपके पास क्या आती है कि बकलिंग नहीं हो रही तो इसका मतलब आपके पास क्या है, इसकी लेंथ ही इतनी सी होती है। तुम्हें मैंने बताया था कि 2 मेंबर को जोड़ने के लिए सिर्फ इतनी सी स्प्लाइस प्लेट लगती है, तो बताओ इसमें बकलिंग होगी क्या, लगा के देख लो, बकलिंग हो रही है, नहीं, इसमें सिर्फ क्या होगा, क्रशिंग होगा। समझे बात को।
दूसरा थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट is calculated at critical section. Calculated at critical section. ठीक है, कहां पे करते हैं? क्रिटिकल सेक्शन पे। बेटा मुझे एक बात बता दो कि क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है। क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा स्प्लाइस प्लेट के लिए? इनर मोस्ट सेक्शन कौन सा होता है? इनर मोस्ट। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो स्प्लाइस प्लेट है ना, जो स्प्लाइस प्लेट है वो तुम कैसे यूज करते हो? एज ए कवर प्लेट। और मेन मेंबर क्या है जिनको तुम जोड़ रहे हो, ये कैसे यूज करे तुमने? एज ए कवर प्लेट की तरह, एज ए कवर प्लेट। क्लियर? तीसरा पॉइंट, width of splice plate, width of splice plate is same as width of is same as मेन मेंबर। बताओ क्यों? दोनों की विड्थ सेम होनी चाहिए, ऐसा क्यों? ये तो हर जगह के लिए वैलिड है कि अगर किसी प्लेट को जोड़ रहे हो किसी मेन मेंबर से तो उसकी विड्थ भी बराबर होनी चाहिए। बताओ क्यों? वाह, बिल्कुल सही जवाब। ड्यू टू यूनिफॉर्म सेक्शन and avoid eccentricity बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। सेक्शन यूनिफॉर्म बने और एसेंट्रिसिटी ना हो। कैसे भाई? तुमने एक आपके पास प्लेट यूज करी ये वाली, और तुमने दूसरी प्लेट यूज करी कम विड्थ की। अब इसका लोड तो पास हो रहा है यहां से और इसका प्लेट पास हो रहा है यहां से, तो ये चीज तो गलत हुई ना। तो हमने क्या करते हैं कि जो दूसरी प्लेट थी उसका थिकनेस भी क्या कर लिया? बराबर। उसके कारण से यहां पे क्या हो गया? एसेंट्रिसिटी क्या हो गया? अवॉइड हो गया। हाँ बेटा, 10 बजे वाली क्लास स्टार्ट होगी, 8 से 10। आठ से 10। नहीं, जैसे होता क्या है कि हम लोगों ने सभी ने मतलब इंजीनियर्स एकेडमी ने हर वीक एक टेस्ट होता है संडे को, ठीक है, पेड है। तो 2 टेस्ट फ्री जिसमें, है ना, हर ओवरऑल इंडिया होता है वो टेस्ट। तो हाँ, ऑफलाइन होता है हर सेंटर पे, कहीं पे भी आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हर थर्सडे को स्टार्ट होता है 8 से 10, जहाँ पे हम लोग ही सॉल्यूशन करवाएंगे। मैं रहेंगे, दिलीप सर रहेंगे, हिमांशु सर रहेंगे और एक सर हो रहे, हम सभी यहाँ पर सॉल्यूशन करवाएंगे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपका भी प्रिपरेशन होगा बेटर। तो आप आइएगा रात को 8 से 10, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद आपकी क्लास के जस्ट बाद में ही,
ठीक है। बना लीजिएगा बेटा इसको। कोई बात नहीं बेटा, मुझे कर लो। आप लोगों की तो बाद में होगी, आप लोगों की अभी नहीं होगी। अभी आप लोगों की कहां से होगी? अभी आपने अभी कोई सब्जेक्ट हुए कितने आप लोगों के? नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन, मुझे इसका आंसर बता देना कोई। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ठीक है, एरिया ऑफ स्प्लाइस प्लेट is more than cross sectional area of main member। या फिर ज्यादा भी नहीं तो is ग्रेटर देन या इक्वल टू तो हो। बताओ क्यों, मुझे इसका आंसर बता दो। मैं यूं कह रहा हूं कि क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्लाइस प्लेट ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू मेन के। बताओ क्यों, बताओ बेटा क्यों होना चाहिए ऐसा? ये भेदभाव क्यों करते हैं ऐसा? कवर का ज्यादा, होता क्या है कि जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं ना, जब भी हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमारा पर्पस जो रहता है कि अगर हम कोई कनेक्शन कर रहे हैं, तो कनेक्शन स्ट्रोंग रखा जाता है, बराबर रखा जाता है मेन मेंबर के, याद रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पर क्या रहता है कि जब भी कनेक्शन किया जाता है तो हम ये चाहते हैं कि जो कनेक्शन है वो आपके पास मेन मेंबर से या तो ज्यादा स्ट्रोंग हो या उसके बराबर हो, ठीक है। तो इसी कारण से जो क्रॉस सेक्शन होता है आपके पास कवर प्लेट का, वो ज्यादा रखा जाता है एज कंपेयर टू मेन के, ठीक है। तो अगर ज्यादा भी नहीं हो पा रहा तो बराबर तो रखना ही है, ठीक है। ज्यादा नहीं हो पा रहा तो बराबर रखना ही है, तो मैंने लिखा है ग्रेटर हो या फिर उसके बराबर हो। मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं हो पा रहा तो बेटा बराबर तो होना ही चाहिए, ज्यादा नहीं तो बराबर तो होना ही चाहिए। क्लियर क्या? क्लियर? नेक्स्ट बात आपके पास क्या होती है? लेंथ ऑफ स्प्लाइस प्लेट किस पे डिपेंड करेगी? बताओ। लेंथ ऑफ स्प्लाइस प्लेट इज डिपेंड ऑन बताओ किस पे डिपेंड करेगी? ये मैं बता चुका हूं। लेंथ ऑफ स्प्लाइस प्लेट किस पे डिपेंड करेगी? बताओ। गलत, सदैव का भी गलत, मनमोहन ये भी गलत, बिल्कुल गलत। अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट पर, बोल्ट तुम कितने लगा रहे हो उस पर डिपेंड करेगी। चैप्टर नंबर 2 टेंशन मेंबर, बोल्ट का अरेंजमेंट चेंज होगा तो ये भी चेंज होगी। अरे होता क्या है बेटा, तुम्हारे पास बोल्ट लिख लो, निकले 3, तुम कहते हो मैं तो 4 प्रोवाइड करूंगा,
तुम कहते हो 4 प्रोवाइड करोगे, तो भाई जितनी ज्यादा आपके पास बोल्ट होंगे तो उतनी ही ज्यादा लेंथ होगी, जितने कम बोल्ट होंगे उतनी ही कम लेंथ होगी। तो आपके पास ये मेनली किस पे डिपेंड करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट कैसे कर रखा है, अरेंजमेंट ऑफ बोल्ट कैसे कर रखा है उसके ऊपर आपके पास लेंथ डिपेंड करेगी। क्रॉस सेक्शन वाला ये होता है कि जो कनेक्शन की जाती है, मतलब जो कवर प्लेट रखी जाती है, उनकी स्ट्रेंथ मेन से ज्यादा रखी जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो कनेक्शन हो हमारा वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जो मेंबर का जो लोड आ रहा है वो उसको रोक सके। इसी कारण से जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो ज्यादा रखा जाता है एज कंपेयर टू मेन के। ठीक है बेटा, क्लियर क्या बेटा मनमोहन? चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बीम। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे पास रहेगा उसे क्या बोलेंगे? बीम। बीम को स्टील के अंदर एक नाम से जाना जाता है और इसका नाम आपके पास क्या है? गडर। आपके पास स्टील को क्या बोला जाता है? गडर बोला जाता है आपके पास। कहां पे? स्टील के अंदर। कब हम स्ट्रक्चर को बीम बोलते हैं? जब आपके पास स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड आता है तो हम क्या बोलते हैं? उसे बीम बोलते हैं। क्लियर? जब आपके पास मेंबर पे कोई ट्रांसफर डायरेक्शन में लोड आएगा तो बेटा उसको क्या बोला जाएगा? बीम बोला जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करता हूं पहले। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास क्या क्या रहता है। चलो, it is the horizontal member, it is the horizontal member in the structure, horizontal member in the structure, in the structure which subjected to transverse loading, which subjected to transverse loading। ओके, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो किससे सब्जेक्टेड हो? याद रखना, कोई सा भी स्ट्रक्चर जो ट्रांसवर्स लोडिंग से सब्जेक्टेड हो वो बेटा क्या कहलाएगा? वो बीम कहलाएगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही। मेंबर हॉरिजॉन्टल भी होगा और साथ में ट्रांसफर लोडिंग, यही बीम कहलाएगा। क्लियर के बेटा? क्लियर है? अब दूसरी बात यहां पे क्या आती है? दूसरी बात यहां पे क्या आती है कि जो आपके पास बीम है ना, जो आपके पास बीम है वो दो चीजें बनाई जाती है कि पहला तो हम कहते हैं कि ये एफिशिएंट होना चाहिए। पहला तो हम कहते हैं कि एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब यहां पर जो आपके पास मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हो, जो आपके पास जिसे आप कहते हैं मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी हो, वो क्या हो? ज्यादा। और उसके बाद कहते हैं कि भाई थोड़ा इकोनॉमिकल भी हो। ठीक है, क्या कहते हैं? कि इकोनॉमिकल भी हो। तो मतलब हमारे पास जो डिजाइनिंग की जाती है उससे आपके पास कहा जाता है कि वो इफिशिएंट भी होना चाहिए, मतलब जो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हो, मतलब कि मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हो, वो क्या हो? ज्यादा हो। दूसरा साथ में इकोनॉमिकल भी हो। तो ये कैसे पॉसिबल है वो बताता हूं आपको। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बताते हैं आपके पास। for economical and efficient design, for economical and efficient design of beam, efficient design of a beam, strength of beam जिसे और किस नाम से जानते हैं? सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस। अगर सेक्शन मॉडुलस भी आप लोगों को नहीं पता तो इससे क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। ठीक है, शुड बी
maximum for should be maximum for given cross section, should be maximum for given cross section. क्लियर? बिल्कुल सही, हाफ BD का स्क्वायर, बिल्कुल सही। हाफ BD को क्या रखना, इफिशिएंट कब बोलेंगे, जब डिजाइन आपके पास कैसा हो, वो मैक्सिमम हो। और इकोनॉमिकल क्या बोलेंगे, देखो इस चीज को ढंग से समझना ना, क्या रहता है कि जो Z4 है वो ज्यादा हो Z3 से, Z3 ज्यादा हो Z2 से, और Z2 ज्यादा हो Z1 से। मतलब जो हमारे पास जो Z अगर सबसे ज्यादा आ रहा है हमारे सेक्शन का, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इफिशिएंट है। क्या बोलेंगे कि ये जो आपके पास सेक्शन है वो आपके पास क्या है, इफिशिएंट है। अगर आपके पास जो Z है आ रहा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इफिशिएंट है। इसी Z के लिए जो मेरे पास एरिया आना चाहिए वो आपके पास क्या आना चाहिए, वो सबसे आपके पास कम आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, वो सबसे कम आना चाहिए। तो उसे हम क्या बोल देंगे, इकोनॉमिकल भी है। तो हम क्या बोल देंगे, इकोनॉमिकल भी है। तो जिस सेक्शन मॉडुलस के लिए, मतलब जिस मिनिमम एरिया के लिए आपका सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम होगा, उस बीम को हम बोलेंगे कि वो एफिशिएंट भी है और बेटा इकोनॉमिकल भी है। क्लियर? क्या बोलेंगे, इकोनॉमिकल भी और एफिशिएंट है। तो याद रखना, जिसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा उस मिनिमम एरिया के लिए वो एफिशिएंट और इकोनॉमिकल बीम कहलाएगी। बनाओ इसको बनाओ बेटा। रिफ्रेश करें, चलो कर दिया बेटा, लो दोबारा रिफ्रेश हो गया। दिखा सभी को रिफ्रेश होता हुआ? चलो, नहीं दिखा, इस बार तो करा है बेटा मैंने। देखो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और यहाँ पर सोम से रिलेटेड ही करेंगे, पर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग आएगा यहाँ पर। ये तुम्हारे पास हो गया यूडीएल लोड। इस यूडीएल लोड के लिए बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? यूडीएल लोड के लिए बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। और अगर इसके नीचे वाला पोर्शन देखोगे ना, यहाँ पर ये जो छोटा सा जो पोर्शन है, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो तुम्हें पता है कैसे नजर आएगा। ये छोटा सा ही पोर्शन ये तुम्हें नजर आएगा कुछ ऐसे, तुम्हें नजर आएगा कुछ ऐसे 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 ऐसे। ठीक है? अब आपके पास क्या रहता है, न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाला फाइबर था उसमें आती है कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे वाला फाइबर है उसमें क्या आती है, टेंशन आती है। ठीक है? अभी भी बफरिंग हो रही है तो बेटा तुम्हारा नेट खत्म हो गया मान लो। ठीक है? न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर क्या आता है, कंप्रेशन, नीचे क्या आता है, टेंशन। अगर आप इसका बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे ना, तो ये जाता है कंप्रेशन की तरफ, ये जाता है टेंशन। हम कहते हैं कि हमारे सेक्शन के लिए क्या सही है, कंप्रेशन, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, उसको बोलते हैं नेगेटिव। ये कंप्रेशन साइड, ये टेंशन साइड। क्लियर क्या? क्लियर क्या? अब बात करते हैं नेक्स्ट। कंप्रेशन जहां पे, टेंशन जहां पे एक्ट हो रहा है, टेंशन जहां पर एक्ट हो रहा है ये, और कंप्रेशन जहां पे एक्ट हो रहा है ये, यहां स्टील के अंदर इसको बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। इसे क्या बोला जाता है, इफेक्टिव डेप्थ बोला जाता है। जबकि जब आप पढ़ेंगे आरसीसी, याद रखना, जब आप पढ़ेंगे आरसीसी तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास बीम है और यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, तो रेनफोर्समेंट के सेंटर से कंप्रेशन फाइबर का जो एज होगा वो बोला जाता है इफेक्टिव डेप्थ। जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो C इंटू टी के बीच के डिस्टेंस है उसे बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। बिल्कुल सही, वहां पर इसको बोला जाता है लीवर आर्म, और हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसे इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। बिल्कुल सही बेटा मनीष, वहां पर इसको लीवर आर्म कहते हैं, हमारे यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं। क्लियर? तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था कि अगर बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाओगे
तो आप इक्वेशन यूज करते हैं एम, आप इक्वेशन यूज करते हैं एफ अपॉन में वाई इक्वल टू एम अपॉन में आई इक्वल टू ई अपॉन में आर। याद आया? ई अपॉन में आर, जिसे आपके पास क्या बोला जाता है? प्योर बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग इक्वेशन। याद आया? हाँ, फ्लेक्सुरल बोल दे, प्योर बेंडिंग बोल दे, बेंडिंग इक्वेशन बोल दे, यही होता है। अब इन दो कंपोनेंट को यूज करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आगे बताते हैं। ठीक है, आप यूज करिए इसको, एम निकालिए इसका यहां से, सिग्मा डिवाइड बाय वाई इंटू आई। तो आपके पास क्या निकल के आएगा? सिग्मा इंटू जेड इंटू एम। और यहां पे जो जेड है वो आपके पास क्या होता है? आई अपॉन में वाई मैक्सिमम, ये होता है आपके पास जेड। इसे ही बोला जाता है आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ बीम, और इसे ही बोला आपके पास जाता है क्या? सेक्शन मॉडुलस। इसे ही बोला जाता है आपके पास क्या? सेक्शन मॉडुलस। क्लियर है बात? बेटा वो फिर बफरिंग कर रहा है आप लोगों का। क्लियर? बना ली बेटा? चलो अब बात करते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम इन स्टील स्ट्रक्चर, इन स्टील स्ट्रक्चर। जनरली जो आपके पास बीम होती है जिनको डिजाइन करते हैं वो आपके पास होती है दो। एक होती है लेटरली सपोर्टेड, एक आती है आपके पास लेटरली सपोर्टेड बीम। क्या बोलते हैं? लेटरली सपोर्टेड बीम। और जो दूसरी बीम है उसे क्या बोला जाता है? लेटरली अनसपोर्टेड बीम। क्या बोला जाता है? लेटरली अनसपोर्टेड बीम, अनसपोर्टेड बीम। क्लियर? अब बात है कि लेटरली सपोर्टेड बीम और लेटरली अनसपोर्टेड बीम क्या है। बेटा देखो, ये तुम्हारे पास कॉलम है, ये क्या है? तुम्हारे पास कॉलम है। कॉलम के लॉन्ग वाली, मतलब कि कॉलम के लेंथ वाली डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल। और ये अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो इसकी जो परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होगी वो क्या लेटरल एक्सिस कहलाएगी? हाँ या ना? बताओ बेटा। जो लेंथ के साथ वाले डायमेंशन वो लेंथ आपके पास क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल। और उसके परपेंडिकुलर वाली क्या कहलाएगी? लेटरल। अगर आपके पास जो कॉलम है इसके साइड से सपोर्टेड है, अगर आपके पास जो कॉलम है, ये आपके पास जो ये जो कॉलम है वो अगर आपके पास साइड से सपोर्टेड है, ठीक है, अगर आपके पास जो कॉलम है वो साइड से सपोर्टेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? लेटरली सपोर्टेड बीम। और जब ये साइड से सपोर्टेड नहीं होगा तो बेटा ये क्या कहलाएगा? बता दो, क्या कहलाएगा? अनसपोर्टेड। समझ गए क्या? समझ गए ना? तो लेटरली सपोर्टेड का मतलब क्या है कि बीम लेटरली डायरेक्शन में सपोर्टेड होगी, और आपके पास ये जो लेटरली अनसपोर्टेड है इसका मतलब आपके पास क्या है कि कभी साइड से सपोर्टेड नहीं होगी। ठीक है, चलो तो आप लिखते हैं यहां पर आपके पास लेटरली सपोर्टेड के अंदर। ठीक है,
यहां पे लिखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस बीम, इन दिस बीम it is supported in the lateral direction, supported in the lateral direction. ओके ये हाँ वो सॉरी मैं कॉलम का एग्जांपल दे दिया, बीम कर दो उसको बीच में, उसको क्या कर दो, बीम कर दो। ये तुम्हारे पास कोई बीम है, ये तुम्हारे पास बीम है, और बीम यहां से सपोर्टेड होती है, अगर यहां से और यहां से भी सपोर्टेड होगी तो क्या कह देंगे, लेटरली सपोर्टेड कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल वो कॉलम बोल दिया, एग्जाम्पल किसका करना, बीम का कर देना वहां पर। ठीक है, अगर बीम साइड से सपोर्टेड होगी तो क्या कह देंगे, लेटरली सपोर्टेड, और जब बीम साइड से सपोर्ट नहीं होगी तो क्या कर देंगे, लेटरली अनसपोर्टेड। अब आपके पास क्या है, ये जो आपके पास बीम है वो आपके पास साइड से सपोर्टेड है, यहां से आपके पास सपोर्टेड है इस जगह से। तो ये जब लगेगा, जब इसके ऊपर लोड लगेगा तो ये आपके पास बकलिंग करेगी, जब आपके पास लोड लगेगा तो ये क्या बकलिंग कर पाएगी, जिससे नहीं बकलिंग कर पाएगी, जिस कारण से ये मैक्सिमम स्ट्रेस को अचीव कर लेगी, मैक्सिमम स्ट्रेस को क्या कर लेगी, अचीव कर लेगी। तो हम इसमें क्या कहते हैं, इन दिस बीम chance of buckling of compression flange, chance of buckling of compression flange are less, hence permissible stress in for bending in compression will be same as tension, क्या कहना चाह रहा है, देखो क्या कहना चाह रहा है, आपको पता है कि जब साइड से सपोर्टेड होगी तो आपके पास जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर के फाइबर है वो कंप्रेशन में है, और न्यूट्रल एक्सिस से जो नीचे के फाइबर है वो टेंशन में है। तो कहना क्या चाह रहा है कि इस केस में जो आपके पास बकलिंग के चांसेस है कंप्रेशन फ्लेंज के, वो आपके पास क्या होंगे, कम होंगे। क्यों, क्योंकि बकलिंग के अंदर जो जनरली फेल होती है ना, वो कंप्रेशन साइड जल्दी फेल होता है। बकलिंग के अंदर जो कंप्रेशन फ्लेंज है वो जनरली आपके पास जल्दी फेल हो जाती है। तो ये क्या कहता है कि इस केस में कंप्रेशन फ्लेंज फेल नहीं होगा, जिस कारण से जो परमिसेबल स्ट्रेस आती है बेंडिंग के कारण से, कहां पर, कंप्रेशन और टेंशन दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा। फ्लेंज आर लेस, कंप्रेशन फ्लेंज आर लेस। ठीक है, इस कारण से जो हमारे पास बकलिंग, ठीक है, जो ऊपर लिख रखा है परमिसेबल बकलिंग कंप्रेशन, परमिसेबल बकलिंग इन टेंशन, दोनों में कितना आएगा, 0.66 FY। भाई बेंडिंग के अंदर आपके पास परमिसेबल स्ट्रेस कितना था, 0.66 FY। तो आपके पास बेंडिंग के कारण से टेंशन में और बेंडिंग के कारण से कंप्रेशन में, दोनों कारण से कितना आएगा, 0.66 FY आएगा। ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था WSM के अंदर। अगर हम बात करते हैं इन्हीं चीजों की LSM के अंदर, तो ये FY डिवाइड बाय 1.1, ये किसके लिए है, आपके पास LSM के लिए है। ये वैल्यू किसके लिए है, LSM के लिए। क्लियर बेटा।
8वां स्टेप बेटा नाम बताओ। सरफराज बेटा नाम बताओ उसका। सरफराज बेटा नाम बताओ एक बार उसका। हाँ बेटा उसमें क्या पूछना है सरफराज बेटा? स्क्रीनशॉट थोड़ी ना लेना आप लोगों को। बेटा वो आपके पास होता है F इक्वल टू V/2 साइन थीटा, ये रहता है, ये आपके पास रहता है। जो ये F साइन थीटा है उसकी डायरेक्शन होती है आपके पास इस तरफ, और जो आपके पास V/2 है उसकी डायरेक्शन होती है इस तरफ। तो इक्विलिब्रियम के कारण से इन दोनों को बराबर कर लेते हैं और F इक्वल टू V/2 साइन थीटा आपके पास आ जाता है। आप इतना ही याद रख रहिए फॉर प्री पर्पस आप इतना ही याद रखिए, ठीक है। कन्वेंशन में होगा तो आप उसके चले जाना, इससे ज्यादा उसमें मत जाओ, ठीक है। हेडिंग डाल लेना, बाकी डिस्कस कल करेंगे। लेटरली अनसपोर्टेड, ठीक है, बाकी डिस्कस कल करेंगे। लेटरली अनसपोर्टेड। लोड स्प्लाइस प्लेट लेती है, गसर प्लेट नहीं लेती। साइन थीटा बेटा डिवाइड में होगा, साइन थीटा डिवाइड में होगा, ठीक है बेटा सरफराज। क्लियर क्या? तो कल दोबारा मिलते हैं आपसे यहीं पर ही, ठीक है। हैंग हो रहा है, ठीक है। कल तो बेटा बताए ना, आज अभी चले जाते हैं फिर कल करते हैं वो लोग। हाँ बैक हो नहीं रहा ना, ठीक है। ठीक है, तो कल मिलते हैं दोबारा आपसे, ठीक है बेटा। चलो बस यही डिफरेंस याद रखिए, यही डिफरेंस याद रखिए बेटा। आप इतना ही याद रखिए, उससे ज्यादा मत जाइए, उससे ज्यादा मत जाइए। डिफरेंस सिर्फ ये याद रखिए आप, ठीक है। चलो कल मिलते हैं बेटा आपसे कल। गुड नाइट बेटा।